नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर प्रदेश भर में जहां नर्मदा के तटों पर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे थे, वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा को बचाने और वातावरण की शुद्धता के लिए एक शपथ ले रहे थे और उसी वचन को पूरा करने वो आगे भी बढ़ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुखिया मां नर्मदा को बचाने के लिए अपने वचन को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खत ने सियासी भूचाल ला दिया है और कांग्रेस के बोलने के लिए उसे एक मौका दे दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं 1 साल तक लगातार रोज एक पेड़ लगाऊंगा। अमरकंटक से उसकी शुरुआत करूंगा। रोज मेरा दिनचर्या पेड़ लगाने के साथ शुरू होगी, जाती रहूंगा। और आज से भी अपनी रोज नहीं, साल में एक लगाना, बस साल में एक पेड़ जरूर लगाना। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने नर्मदा जयंती पर ये शपथ ली है कि वो हर दिन एक पौधा लगाएंगे। इसी शपथ को पूरा करते हुए सीएम ने आज यानी कि शनिवार को भी पौधा लगाया और सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। दरअसल नर्मदा को लेकर साल दर साल वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन कभी माफिया तो कभी ब्यूरोक्रेसी इन प्रयासों को पलीता लगा देती है। नर्मदा जयंती पर अमरकंटक पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मनुष्य ने अंधाधुंध वनों का विनाश किया है। आज धरती पर मानव जीवन के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। जीव जंतुओं के जीवन पर तो संकट है ही, इस धरती को बचाना हमारा धर्म है। इसलिए मैंने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। आपसे भी अपील करता हूं कि वनों को बचाने में योगदान दीजिए और वर्ष में ज्यादा नहीं तो एक पेड़ अवश्य लगाइए और उसे सुरक्षित रखिए, ताकि फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर धरती माँ का जो हम पर ऋण है उसको उतार सकें। आज मेरे मन में यह भाव आया, इसलिए मैंने इनका प्रकटीकरण किया। संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, और जो कुछ कराएंगी भैया कराएंगी। हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम बेटे बेटी हैं, हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। और ये संकल्प लेने का स्थान अगर कोई हो सकता था तो पवित्र अमरकंटक तीर्थ ही हो सकता था। इसके इतर कृषि मंत्री विभाग का काम छोड़ अलग ही एजेंडे पर चल रहे हैं। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश पर निशाना साधा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर को पत्र लिखकर कहा है कि अवैध खनन की जानकारी देने के बाद भी नरसिंहपुर कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नर्मदा नदी में लगातार अवैध खनन जारी है। साफ है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। पटेल ने कमिश्नर को लिखा कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों का सीधा दायित्व है कि अवैध खनन को रोकें, वे भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा नरसिंहपुर के जिम्मेदार अधिकारियों, खनिज अफसर, खनिज निरीक्षक, एसडीएम और तहसीलदार के साथ थाना प्रभारी के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित करें। इस पत्र ने कांग्रेस को मौका दे दिया है और सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। घाट, घाट पिपरिया, रेवानगर घाट, धर्मपुरी घाट, जिकोली घाट और भूमिया घाट, अठाना घाट और ककरा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो, जब्त करो। लेकिन आज जब दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया और टीम बनाकर संभाग से जांच कराने के आदेश दिए। और इसमें जो भी दोषी हो, ठेकेदार हो चाहे कितने बड़ा माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR कराएं, राजसात करें वाहन और रासुका की कार्रवाई करें। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है, इसमें सहयोग कर रहे हैं अवैध खनन में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक निलंबन की कार्रवाई करें और FIR कराएं। एक तरफ माफियाओं की बात होती है, कमल पटेल कहते हैं कलेक्टर खनन माफिया करवाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, मिली भगत होती है, शिवराज सिंह जी को चिट्ठी लिखते हैं। ये शिवराज सिंह जी आपके माफियाओं के खिलाफ आपका प्रयास, आपका मंत्री आपको कहता है आपकी सरकार माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं करती।
शिवराज सिंह जी को उनका असली चेहरा बता रहे हैं। हमारा काम है, लोकतंत्र में हमें जो कहा गया जनता ने कि आपको अब विपक्ष की भूमिका निभाना है, हम कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग ने नमामि देवी नर्मदे योजना में नर्मदा के दोनों किनारे लगाने के लिए 534 करोड़ रुपए के पौधे खरीदे थे। इनमें जबलपुर नर्सरी के लिए साल 2018-19 में आम और अमरूद के 5,88,558 पौधे खरीदे गए थे। इनमें से 3,76,369 रोप दिए, बाकी 2,12,216 पौधे उद्यानिकी नर्सरी में रखवा दिए गए। पौधों की गिनती हुई तो केवल 42,856 पौधे ही स्टॉक में मिले, यानी 1,69,360 पौधे गायब मिले। पौधे खरीदी में घोटाले की शिकायतों के बाद 3 सितंबर 2020 को जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें आम के पौधे गायब मिलने पर अफसरों की भूमिका पाई गई। ये भी सामने आया है कि कागजों पर काफी पौधों की खरीदी कर दी गई। ऐसे में सवाल यही कि सीएम की मंशा तो साफ है, लेकिन ना अफसर इसको लेकर गंभीर है और ना मंत्री। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह और खनन अपनी जगह बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। लेकिन प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अफसर भ्रष्ट हैं, कुछ अधिकारी अपने कार्य को लेकर काफी अलर्ट हैं, लेकिन ऐसे अफसरों की तादाद काफी ज्यादा है जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि नर्मदा किनारे लगाए जाने वाले पौधे एक तरफ गायब हुए तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। तो एक तरफ नर्मदा को बचाने की कवायद, मुख्यमंत्री नर्मदा को लेकर इतना वो चाहते हैं कि संस्कृति से जुड़ा हुआ ये मुद्दा रहे, नर्मदा को संरक्षित हम करें, तमाम चीज़ें, लेकिन बावजूद इसके शायद ब्यूरोक्रेसी उनकी मंशा को समझ नहीं पा रही या चाहते हुए भी वो उसे पूरा नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम्पल कृषि मंत्री कमल पटेल का वो खत, और दूसरी तरफ ये आंकड़े जो उद्यानिकी विभाग के सामने आए हैं कि पेड़ खरीदे तो बहुत, नर्सरी में रखवाए भी बहुत, लेकिन जब पड़ताल की गई तो उसके आधे भी नहीं निकले। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो, जहां से हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, नर्मदा संरक्षण, मां नर्मदा को लेकर काफ़ी संवेदनशील और गंभीर नजर आते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और बार बार उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से नर्मदा मैया को छलनी किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफियाओं पर उनका टारगेट रहता है। लेकिन जब कृषि मंत्री नाम लेकर बता रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर को बता रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, और दूसरा उद्यानिकी विभाग के ये आंकड़े, मुख्यमंत्री की मंशा लेकिन ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही। देखिए पारुल, जहाँ तक कमल पटेल की चिट्ठी का बात है तो कमल पटेल जब विपक्ष में थी भाजपा और इससे पहले सत्ता में थी, तब भी अवैध रेत उत्खनन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने बार बार, चाहे वो होशंगाबाद का मामला हो चाहे हरदा का मामला हो, वो नर्मदा नदी को लेकर चिंतित, उनकी चिंता दिखती रही है। यहाँ मामला ऐसा नहीं लगता है कि ये अवैध उत्खनन से लेकर है, यहाँ पे कुछ राजनीतिक दिखता है। जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे वो उस दौर में जब कृषि आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, वो पदयात्रा पर निकल गए, उपवास पर निकल गए, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरह से राजनीतिक एजेंडा भी इसमें दिखता है। जो उनकी चिंता है वो उसके अलग निहितार्थ कारण है जो उस संभाग से संबंधित रखते हैं, जिस संभाग के वो मंत्री हैं। रही बात मुख्यमंत्री की चिंता की, तो मुख्यमंत्री पहले भी चिंता करते रहे हैं, और हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे नर्मदा किनारे। नर्मदा को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक पदयात्रा निकाली थी। हालांकि उन पौधरोपण पर भी बहुत सवाल उठे, और बाद में हमने देखा कि कांग्रेस की जब सरकार आई, जो सरकार ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम ये पौधरोपण की जांच कराएंगे, लेकिन उसी सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी कि पौधरोपण में कोई घोटाला नहीं हुआ। तो जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी, तो उसने भाजपा को एक मौका दे दिया। निश्चित तौर पर यदि पौधरोपण किया जाता तो 100% पौधे जो लगाए जाते हैं वो पूरी तरह से वो नहीं हो पाते, उनमें कुछ तो नष्ट होते ही हैं निश्चित तौर पर, जो जिनका रखरखाव आप इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है कि होशंगाबाद जो संभाग है, जो नर्मदापुरम संभाग कहलाता आज की तरफ, तो नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर थे उमाकांत उमराव। तब हमने देखा कि अधिकारी जब चिंता करते हैं तो किस तरह से बचाव किया जाता नर्मदा का,
उन्होंने पौधरोपण करवाया, रिपेरियन जोन में बाकायदा लोगों से दान लिए और वो पौधों की सुरक्षा के लिए जालियां लगवाईं। तो इस तरह से यदि कोई एक अधिकारी पहल करता है तो निश्चित तौर पर उसका असर दिखता है। अब नरसिंहपुर कलेक्टर की बात करें तो अब कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के आरोप लगाने के बाद, संभागीय कमिश्नर के पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ से देखें कि या तो वहाँ पे अवैध उत्खनन नहीं हो रहा या वाकई में अधिकारियों की लापरवाही है। उत्खनन बिल्कुल नहीं हो रहा अवैध, ये हम भी नहीं कह सकते, ना सरकार कह सकती, तभी तो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इस पर लगाम लगाएंगे, माफिया पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और पारुल, निश्चित तौर पर अवैध उत्खनन नर्मदा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि हम देख रहे हैं कई नदियां आज की तारीख में नक्शे में रह गई हैं, तो नर्मदा नदी के से जो मिलती नदियां थी, जो उनको जोड़ती थी, नर्मदा में मिलती थी, ऐसी कई नदियां सूख चुकी हैं, अस्तित्व में नहीं है। तो नर्मदा का अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, आपको धरातल पर उतरना भी पड़ेगा, सिर्फ पौधरोपण से भी नहीं। माफिया एक बहुत बड़ी वजह, रेत का नर्मदा के अंदर से निकालना ही नर्मदा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो नरसिंहपुर हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे हरदा हो, सभी जगह अवैध उत्खनन हो रहा है। नर्मदा को लेकर आप देखिए कि कोर्ट भी कई बार बोल चुका है, निर्देश जारी कर चुका है, इसके बाद भी आज नर्मदा में पूरे नाले आज भी मिलते हैं, कुछ जगह ट्रीटमेंट प्लांट लग गए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन होशंगाबाद जैसे शहर में स्वीकृत होने के बाद भी यदि 10 साल में अभी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हो पाया, उसका काम पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थितियां कई जगह हैं। हाईकोर्ट यहां तक कह चुका है कि नर्मदा किनारे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जो नर्मदा किनारे जो बने हैं मकान उनको तोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आगे कार्रवाई नहीं हो पाती। धरातल पर कहानी कुछ और है, कागजों में बातें कुछ और। हम मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। ब्रजेश सर, यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, विधायक हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत करती हूँ यशपाल जी आपका। सुनील श्रॉफ हमारे साथ कांग्रेस एमएलए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले कांग्रेस की तरफ ही मैं रुख करना चाहूंगी। ये सच है सुनील श्रॉफ जी कि जैसे कि अभी ब्रजेश सर भी कह रहे थे कि इसे नकारा नहीं जा सकता कि माफिया है ही नहीं, माफिया है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि माफिया को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। लेकिन सवाल यही कि क्या ब्यूरोक्रेसी तो वही है, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे सरकार इनकी है, तो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के क्या तरीके होने चाहिए? देखिए, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है जब सरकार में बैठे लोग जी स्वयं भ्रष्ट ना हो, स्वयं ब्यूरोक्रेसी से पैसा ना ले, इनकी इच्छा शक्ति अच्छी हो तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल लगाम पे रहेगी। यहाँ स्थिति ये है कि जो भाजपा के ही नेता हैं, सत्ताधारी नेता हैं, वही माफिया के साथ मिले हुए हैं, वही रेत का अवैध उत्खनन और तमाम अवैध कार्य करने में लिप्त है। तो ब्यूरोक्रेट से मिलकर साथ आप कर रहे हैं ना, तो कैसे उस पर लगाम लगाएंगे? आप नहीं लगा सकते। नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर ये सब किया जा रहा है? बिना ब्यूरोक्रेट से कैसे हो जाएगा? कोई भी अवैध काम ब्यूरोक्रेट नहीं मिला है तो कार्रवाई करेगा। कृषि मंत्री तो चिट्ठी लहरा लहरा के बोल रहे हैं कि हम खत दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, अगर आप काम नहीं करवा पा रहे हैं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप सरकार छोड़ दीजिए। दोनों डबल चीजें बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, मैं डबल इस चीजें सरकार को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्योंकि कृषि मंत्री लेटर दिखाकर कह रहे हैं कि ये नरसिंहपुर कलेक्टर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मेरे खत भेजने के बाद, मेरा कंप्लेन करने के बाद, और आपका ये कहना है कि ये लोग मिले हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, कमल पटेल जी ने इतनी हिम्मत की, मैं उनके हिम्मत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा लिखा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मध्य प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री कलेक्टर से दुखी है, कलेक्टर उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जरा आप सोचिए कि प्रदेश के बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी। मुझे तो लग रहा था कि हम विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए कलेक्टर हमारे पत्रों का जवाब नहीं देते। तो ये तो सोचना चाहिए सिसोदिया जी, सिसोदिया जी सोचना चाहिए। एक मिनट में सवाल करना चाहता हूं सिसोदिया जी से कि सराफ साहब बोल रहे हैं कि आप भ्रष्ट लोगों को पदस्थ कर रहे हैं, पैसे लेके पदस्थ कर रहे हैं, और आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पे, उस पे अंकुश नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 16 महीने 17 महीने की सरकार कांग्रेस की भी रही है, और आज सुनील सराफ जी बात कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर मिली भगत से ही काम होते हैं, तो इन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि 16 महीने में इनकी भी मिली भगत थी, क्योंकि 16 महीने में अगर ये जैसा दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल पटेल की असहाय बने हुए। सिसोदिया जी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उन्हें।
जी मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ शायद इनका भी लेन देन हो गया था क्या? सिसोदिया जी, आप कल्पित थोड़ा आरोप फोन न पास लगा में रखिए ना अपने। देखिए अपने आप को इन्वॉल्व भी कर लिया हाँ, जी, और दोषारोपण फोन हम पास पे में भी कर रखिए दिया सिसोदिया आपने। जी अपने। 50-55 साल से कांग्रेस की सरकार रही तो वो ब्यूरोक्रेसी से इसका मतलब हाले हवाले चलता था, उनका भी कहीं ना कहीं लेन देन होता था। सवाल इस बात का है कि आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम सब मिलकर के चाहें कि मां नर्मदा का प्रदूषण दूर हो, मां नर्मदा को जिस प्रकार से छन्नी किया जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए और अवैध उत्खनन करने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए जहां एक और किसी का अगर अधिकार है, उसने अगर लीज ली है, उसने ठेका लिया है और वो काम करता तो वो तो लीगल होता है, लेकिन अगर कोई चोरी छुपे और अत्यधिक मात्रा में और पनडुब्बियां लगा लगा करके, पता नहीं नए नए उपकरण लगा करके और इस प्रकार से अगर वो डंपरों की और जेसीबी की प्रोक्लेन की नई श्रृंखला करके करेगा तो नियंत्रण करना। और तो देखिए कमल पटेल जी ने कोई, कमल पटेल जी की बात से मैं इस बात को समर्थन भी कर रहा हूं, उनको बधाई भी दे रहा हूं कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी से हम मिले हुए तो नहीं है। कांग्रेस की सरकार के समय में तो ब्यूरोक्रेसी से मिले हुए थे, तभी तो चुप्पी साधे बैठे थे। आज अगर कमल पटेल जी ने कोई चिट्ठी लिखी है और उनको दर्द और तकलीफ है तो वे एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में है, कहाँ दिक्कत है? मतलब हम कहते हैं कि मंत्री बन गए आदरणीय सिसोदिया जी, चित्त भी मेरा पट भी मेरा मत करिए। सुनील जी, मैंने आपको पूरी गंभीरता के साथ सुना, मेरी बात भी तो सुन लो आप। एक सेकंड, आपकी बात तो मैंने बहुत ध्यान से सुनी ना। प्रॉपर टाइम देंगे आपको भी, आपसे आपको टाइम मिलेगा, आपको आप जवाब दीजिएगा ना, मैं उस समय नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो मेरा कहना है कि अगर एक मंत्री जो विधायक भी उस क्षेत्र का और उसको लगता है, उसने अगर देखा है और अगर वो किसी बात को लेकर के निवेदन आवेदन करता है सरकार में बैठ करके कहना कोई अपराध थोड़ी कर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐतिहासिक काम कर दिया। निवेदन आवेदन हो रहा है, हरदा है और भी जगह है जहाँ से नर्मदा निकलती है और प्रदेश में कई और जगहों पर भी नर्मदा से रेत निकाली जा रही है, अवैध तरीके से भी निकाली जा रही है। तो भला ये नरसिंहपुर ही क्यों कृषि मंत्री को नजर आए? मुझसे पूछा आपने? सिसोदिया जी, देखिए मंत्री पूरे मध्य प्रदेश का होता है, किसी एक क्षेत्र का नहीं होता है। और अगर उनको लगा कि नरसिंहपुर में इस प्रकार से कहीं ज्यादा अवैध खनन हो रहा है, उसको लेकर के अगर वो कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं तो और मैं तो मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। नर्मदापुरम जहाँ एक और संभाग के नाम से जाना जाता है और उसको लेकर अगर होशंगाबाद का नाम, सीएम चाहते हैं, ये भी मैं आप रिपीट कर देती हूँ, हमने अपने रिपोर्ट में भी कहा कि सीएम चाहते हैं कि नर्मदा छलनी ना हो, माफियाओं को नहीं बख्शना चाहते, उनके इरादे साफ हैं। लेकिन जब मच्छर परेशान करता है तो अधिकारी निलंबित हो जाते, लिफ्ट खराब होती है तो भी यही स्थिति होती है, हर छोटी चीज पर उनकी सख्ती साफ दिखाई दे जाती है। लेकिन इस मामले में जब कृषि मंत्री खुद लहरा कर दिखा रहे हैं, इधर क्यों नहीं सख्ती दिखती? देखिए मुख्यमंत्री शिवराज जी के कारण से ही नर्मदा की परिक्रमा को लेकर के और नर्मदा का प्लांटेशन जो दाएं बाएं तरफ लाखों करोड़ों की संख्या में पौधरों करना, और कल तो उन्होंने से लेकर आज तक विजय जी 24 घंटे से ऊपर 48 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन जिस कलेक्टर को लेटर लिखा गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। अरे देखिए मैडम परुल जी, निश्चित रूप से अगर कोई मंत्री लिखता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें आती है, ये कांग्रेस थोड़ी ही क्या कि चुप्पी साधे बैठे लेंगे और मुख्यमंत्री इतना दबाव में आ जाएगा कि कुछ करेंगे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा। सिसोदिया जी देखिए, लेकिन आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपके ही एक मंत्रिमंडल के सहयोगी के घर के सामने माफिया बंदूक गोलियां चलाता है, तो कहीं ना कहीं माफिया में डर पैदा नहीं कर पा रही क्या आपकी सरकार? कहे अलग रहो लेकिन डर नहीं पैदा कर पा रहा हो। सर कार्रवाइयां हो रही है, माफिया मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज भले ही कह देंगे कि कमलनाथ जी ने शुरू किया था, लेकिन कमलनाथ जी के पहले भी मैं सुंदरलाल जी पटवा जी का स्मरण करना चाहता हूं। और नशे तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। माफिया, हम माफिया को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस कितना भी हमको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करे, माफिया मूवमेंट चल रहा है, चलेगा और आगे भी बढ़ेगा। मैं तो एक बात कह रहा था आपको कि नर्मदापुरम जिसको संभाग के रूप में जाना जाता है, स्कूल टूर्नामेंट होते हैं, छात्र जब आते हैं टीम लेकर के तो नर्मदापुरम की तख्ती लेकर के आते हैं। आज अगर होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उनकी श्रद्धा मां नर्मदा के प्रति है, उसका जिस प्रकार से दोहन रोका जाना चाहिए उनको लेकर के है। और कांग्रेस तो देखिए 50 साल 60 साल में कुछ कर नहीं पाई है और हमको सब करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए तो कांग्रेस की खींच है ये। क्या कहना चाहेंगे? कोशिश तो आपकी भी तमाम हुई, लेकिन सख्ती आप लोग भी नहीं दिखा पाए, सही है? आदरणीय सिसोदिया जी, 15-17 साल से मध्य प्रदेश में आप सरकार में हैं, 6 साल 7 साल से केंद्र में सरकार में हैं। कब तक कांग्रेस के नाम पे रोते रहेंगे आप लोग? कब तक कांग्रेस के नाम पे रोते रहेंगे? 11.5 महीने का समय मिला था कांग्रेस को। कांग्रेस ने 11.5 महीने में क्या क्या किया ये किसी से छुपा नहीं, ठीक है? आज जो स्थिति है, आज जो खनिज मंत्री
अब मध्य प्रदेश का एक देखिए, पार्टी दलगत राजनीति अलग बात है सिसोदिया जी, लेकिन मंत्री हमारा भी है। आज मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री, उनकी पीड़ा ये है कि उन्हें पत्र लिखना पड़ रहा है कि एक कलेक्टर उनकी काउंटर नहीं क्वेश्चन सुनता। है मेरा, एक सेकंड सुनिएगा। ये दिक्कत इसलिए हो रही है कि 15 महीने आपकी जो सरकार आ गई ना, उससे बीजेपी को मौका मिल गया, क्योंकि आप ही के नेता, आप ही के बड़े नेताओं को माफिया कह देते हैं, कहते हैं आप ही के सरपरस्ती में जो है माफिया पनप रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। फिर उसके बाद कंप्यूटर बाबा को आप काम दे देते हैं, आप कहते हैं माफिया पनप रहा है, लेकिन आपकी सख्ती कहीं धरातल पर दिखती नहीं है। आप ही के जो नेता है एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, रेत के मामले में ही सर। तो ये 15 महीने शायद आप नहीं आते तो ये सारी चीजें आप बोल सकते थे। देखिए, जो 15 महीने 11.5 महीने सरकार रही, तब तक रेत के तो ठेके ही नहीं हुए थे। रेत नीति बनी, रेत के ठेके हुए, इस बीच सरकार चली गई। तब तो बहुत सख्ती थी, तब ये स्थिति नहीं थी कहीं भी कि इस तरह से खुलेआम। आज जो स्थिति देखिए है, सराफ साहब, मैं आपको ये यहाँ शायद फिर आप बीच में मत टोकिए जी। सिसोदिया जी, फिर आप भी मत एक टोकिए। सेकंड, आपने ब्रजेश कहा सर था, आपको पूरा करेक्ट सुनोगे। करना चाह रहे हैं, जो आपने कहा कि आपके टाइम पर ठेके नहीं हुए थे, यानी मध्य प्रदेश में तो रेत कहीं जा ही नहीं रही थी। ब्रजेश सर, सुनील जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ, शायद आपको भी याद होगा कि किस तरह से गोविंद सिंह जी ने भी आरोप लगाए थे, वो भी मंत्री थे, उन्होंने कहा था किस तरह से भिंड मुरैना में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है अधिकारियों के संरक्षण में। आपकी सरकार में भी हुआ था, और आपकी सरकार में मतलब होशंगाबाद में एक एडीएम और कलेक्टर के बीच रेत को लेकर झगड़े हुए थे, जो सारे मीडिया में सुर्खियों में आए थे। आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हुए थे? रेत नीति नहीं बनी थी तो क्या अवैध रेत उत्खनन बंद हो गया था क्या? अवैध रेत उत्खनन इस स्थिति में नहीं था सिसोदिया जी, जो आज हो रहा है। आज नरसिंहपुर जिले बस में नहीं हो रहा है। मेरी बात आइए, सुनिए, सिसोदिया जी। मेरी बात सुनिए। आज नरसिंहपुर जिले बस सुनिए, पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। और आप जो कह रहे थे अरुण जी, जिसने ठेका जी, लिया है, कहिए, जिसको रेत निकालना तो अवैध नहीं है। सिसोदिया जी को उसे अभी यदि शामिल खदान कर लेते 3 हैं। एकड़ की- साहब जी, उसके आप यदि दोबारा खदान बोल 3 लीजिएगा। एकड़ की, बारी बारी से आ रहे हैं, तो- बारी बारी से। जी यदि सिसोदिया 3 जी। एकड़ की खदान इलाज हुई है, तो वो 5 एकड़ और 8 एकड़ में वो उत्खनन कर रहा है। उसका उदाहरण बता दूं, 3 दिन पहले मेरे क्षेत्र के एक खदान में हम लोगों ने खड़े होकर के वहां पर नाप करवाई, और उसके ऊपर उसका पंचनामा बना। उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है आपकी सरकार जाने, नहीं पता। पंचनामा बना के ले गए कि 3 एकड़ की जगह 5 एकड़ में उससे अवैध उत्खनन हो रहे हैं। तो आपके जो ठेकेदार है वो वही ये अवैध थोड़ी उत्खनन ना कर रहे कह हैं। रहे हैं सराफ जी कैसा नहीं हो रहा है, वो तो कह रहे हैं ना कैसा हो रहा है, इसलिए तो कृषि मंत्री लेटर लिख रहे हैं सिसोदिया जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसका जवाब ये देना। ये पिछली बातें क्या कि कांग्रेस ने सिसोदिया जो जी, लुटवाया कुल था, मिलाकर तो हम भी लुटवा आप देंगे। पर ये अटैक कोई इसलिए जवाब हो पा होता है रहा क्या? है कि माफिया राज पनप रहा है, उसको खत्म करने में, उसको काबू करने में आप लोग असफल नजर आ रहे हैं। आप कांग्रेस के नाम पे रोना छोड़े ना। आप सिसोदिया क्या जी कर से रहे हैं, सवाल आप था बताइए। सर मेरा। सिसोदिया जी बोलिए। सुनील जी को चुप कर दें आप 1 मिनट के लिए। एक तो मैं सुनील जी, आप सुधार लें, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। हमारे साथी सहयोगी आपसे प्रश्न कर रहे थे। मैं इतने टारगेट में क्यों होता हूं आपको? मैं तो बोला ही नहीं। जी कहिए तीसरा पक्ष जो है निष्पक्ष, वो आपसे प्रश्न कर रहे थे, मैंने तो नहीं टोका सुनील जी। टॉपिक पर सर, मैंने आपसे सिसोदिया कोई सर। प्रश्न नहीं किया। टॉपिक पर आइए जी। मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक तो सुनील जी को बता दीजिए कि तीसरा पक्ष कौन बैठा हुआ है। वो समझे कि वो जो प्रश्न कर रहे हैं पत्रकार महोदय, वो भी मैं ही कर रहा हूँ। मेरा कहना है, देखिए, मुझे लगा आप बीच में कह रहे हैं। नहीं, आप सुधार लो थोड़ा सा, सुन लिया करो। देखिए पारुल जी, माफियाओं को लेकर के मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूँ। महिदपुर के झिरनिया गांव में 146 राइफलें कुएं में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय में बड़ी मात्रा में मिली थी। पिछला रोना छोड़ के जनता अरे काय को छोड़े, वो माफिया देखिए, ड्रग माफिया, बंदूक माफिया। मेरी बहन आपको बहुत ध्यान से सुना। क्योंकि सत्ता में आप लोग सुनील जी मजा नहीं आएगा, सुनील जी मजा नहीं आएगा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड सुनील जी मजा नहीं आएगा। मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। आप कांग्रेस के नाम पे रोना मत करिए। मैंने तो सुनील जी के साथ मुझे पारुल जी मजा नहीं आएगा। आज क्या कर रही है पारुल जी मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अगर सुनील भाई बीच में बोलेंगे तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। भी तो पता है, आपको भी प्रॉपर टाइम बोलने के लिए दिया जाता है, उन्हें भी प्रॉपर टाइम बोलने के लिए मैं कट कर दूंगा मैडम। बारी पर बोलिए जी। सिसोदिया जी, आप सुनील जी को चुप करेंगे, मैं कट कर दूंगा, मुझे समय नहीं फिर। सिसोदिया जी मैं बोलिए। एकदम चुप रहूंगा। आज के मुद्दे पे आप चुप रहो ना, आप सुनो तो सही। आप तो गंभीरता से डिबेट में बैठे हुए नहीं हो। ठीक है, देखिए मैडम, मेरा कहना है, सीमी का रैकेट हो, माफिया हो, सीमी का हमने तोड़ने की कोशिश करी। अगर झिरनिया गांव महिदपुर के पास अगर अवैध हथियार मिले थे, 146 राइफलों का पूरा कुआं भरा पड़ा था, तो कांग्रेस का संरक्षण था, दिग्विजय सिंह के सरकार का संरक्षण था। माफिया को लेकर के और अवैध रेत खनन को लेकर के मुझे बहुत मैं वास्तव में। भाजपा के शासन काल में जो भी मिला, अब आप फिर चुप हो जाइए ना,
आप तो चुप हो जाइए ना, आप तो चुप हो जाइए ना। सुनील जी, अरे आप तो चुप हो जाइए ना, मेरी बात तो पूरी खत्म करने आप दीजिए। सुनने की भी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना सर। उमंग सिंगार जी मंत्री थे और दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहा था? माफियाओं से मिले हुए दिग्विजय सिंह, माफिया को संरक्षण देते हैं दिग्विजय सिंह। विधायक है गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह वरिष्ठ विधायक, के टाइम को गोविंद सिंह जी वरिष्ठ विधायक, सहकारिता मंत्री। सुनील जी मेरी बात सुनिए, सुनील जी मेरी बात सुनिए। भिंड के अवैध उत्खनन को लेकर के डॉक्टर गोविंद सिंह जी का बयान मौजूद है, आप उसको सुन आप लीजिए। पुरानी बातों को लेकर आ रहे हैं, उनको उस चीज को भी याद दिला रहे हैं, अच्छी बात है सिसोदिया जी। लेकिन सवाल जो मेरा सुनिए ना, एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड सिसोदिया जी। सवाल ये कि माफिया कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा आपके ब्यूरोक्रेसी के? ब्यूरोक्रेसी सरकार है, सरकार चाहती है कि कंट्रोलिंग हो, मंत्री चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा? आरोप तो यही है ना ब्रिजेश सर? बिल्कुल, आरोप तो यही है कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब मुझे लगता है दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, जो सत्ता में रहते हैं तो उनकी कथनी करनी में अंतर आ जाता है। आप देखिए कि इंदौर में उस मंत्री के खिलाफ आरोप लगते हैं कि वो जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली छुड़वा के ले गई, तो उस वन अधिकारी का ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। कांग्रेस भी इस पर अछूती नहीं है। जब हम देखते थे कांग्रेस की 15 माह की सरकार आई तो तबार तो रेत के मामले में उनकी सरकार को उन्हीं के मंत्रियों ने कटघरे में खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन बढ़ा ही होगा। तब तो जब उनके मंत्री सवाल उठा रहे हैं, यदि आज हम कमल पटेल की बात कर रहे हैं तो वो भी ये बात उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अवैध उत्खनन हो रहा होगा। और कांग्रेस सरकार में भी जब उनके गोविंद सिंह उठा रहे थे तो अवैध उत्खनन होगा। तो जो संरक्षण देने की जो नीयत है, कांग्रेस के शासन में तो कलेक्टर एडीएम में झगड़े हो गए थे रेत के पैसे को लेकर, और एक बात तबादला हुआ और कलेक्टर को तबादला करने के बाद दूसरे जिले में भेज दिया गया। तो ये जो सरकारें हैं जो संरक्षण देती हैं, एक वजह ये भी हो सकती है कि अधिकारी वो ही हैं, काम तो उन्हीं से लेना पड़ेगा, लेकिन पनिशमेंट करने की तो जरूरत है कि उनको कहाँ आपको पदस्थ करना है, नहीं करना। पनिशमेंट, बिल्कुल पनिशमेंट ही तो नहीं मिल पा रहा, ताकि एक मैसेज चला जाए, और मैसेज जाए तो पूरा तंत्र एक्टिव हो जाए। छोटी छोटी टिप्पणी लूंगी सुनील जी आपकी और सिसोदिया जी आपकी। पहले सुनील जी बोलिए, 30 सेकंड सर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक दूसरे पे आरोप लगाने की बजाय यदि सही में पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप अवैध कारोबार पे लगाम लगाना चाहते हैं ईमानदारी से, तो हम आपके साथ खड़े हैं, विकास कार्यों में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब कभी ये सवाल किया जाए कि आपकी सरकार है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कह दो कि कांग्रेस के टाइम में चूंकि चलिए ऐसा बोल दिया कीजिए सिसोदिया जी कि वो आपके साथ खड़े हैं, अब आप कार्रवाई कीजिए। वो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं कार्रवाई करने के लिए, वो बताएंगे यहाँ खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, आप जाके कार्रवाई कीजिए। सिसोदिया जी 30 सेकंड। निश्चित से देखिए, जानकारियां प्राप्त होती है, प्रशासन अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और हमको कांग्रेस की इस बात को लेकर के कहीं आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो मिली हुई है कि ठेके फेंके के मामले में कांग्रेस का लंबा इतिहास धरा पड़ा है, और ये सब इन्हीं के सरकार में अवैध काम हो रहा है और इनके बंदरबाट होती है, इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, और इसी कारण से शायद कांग्रेस नकली आंसू बहाती है। आप निश्चित रहिए सुनील जी, आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हालत में मिलावट करने वालों पर आप सख्त, मच्छर काटे तो आप सख्त, लिफ्ट खराब हो तो आप सख्त, लेकिन रेत का खनन हो तो आप फिर बात कहते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। बहरहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रिजेश सर, तो ये जो रेत का मामला है, मुख्यमंत्री संवेदनशील दिखाई देते हैं इस मामले में, कृषि मंत्री ओपन में आ जाते हैं, जो बात उन्हें कैबिनेट की बैठक में या फिर मंत्रियों के साथ बैठक में या सीएम को पर्सनली भी कह देनी चाहिए थी, उसे वो ओपनली आकर कहते हैं, खासतौर पर नरसिंहपुर इलाके को लेकर। आपको क्या लगता है, वाकई जो हमें दिख रहा है वही कहानी है, दाल में कुछ काला है? देखिए पारुल जी, हमने देखा है पिछली सरकार जब भाजपा की थी तो उसी ने नर्मदा में उत्खनन पर मशीनों से रोक लगाई थी और निश्चित तौर पर उसका पालन हुआ था। लेकिन जब सरकार बदली तो कांग्रेसी शासन आया तो देखा हमने कि बड़े पैमाने पे उत्खनन शुरू हो गया और पंचायतों की जो रेत खदानें बंद हो गई थी उनकी आड़ में अवैध उत्खनन बढ़ने लगा था। उनके मंत्रियों ने भी आरोप लगाए थे। तो सरकारें कोई भी हों, उनकी नीयत ये साफ होना चाहिए कि ये संदेश देना चाहिए उनको, ये काम करना चाहिए कि हमको नर्मदा की रक्षा करनी है, ना कि उससे अवैध उत्खनन करा के अपने घर की झोलियां भरनी है। तो वो नर्मदा रेत नीति में परिवर्तन भी इसी उद्देश्य से किया गया था पिछली सरकार ने, और अब उस जो की वजह से अवैध उत्खनन बढ़ गए थे। तो आपको अवैध उत्खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है तो उन पर भी सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। अवैध उत्खनन वालों के खिलाफ भी वैसी कार्रवाई करना पड़ेगी जैसे आप माफियाओं के
खिलाफ कर रहे हैं कि उनने जो अचल संपत्ति अर्जित की है उसको भी नेस्तनाबूद करिए, उनसे जब्ती कीजिए, तब जाके कहीं उस पर अंकुश लग सकेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत अच्छी बात कही ब्रजेश सर ने कि जैसे माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनकी आर्थिक तौर पर आप कमर तोड़ रहे हैं, वैसे ही अगर जो अवैध तरीके से मां नर्मदा को छलनी करने वाले लोग हैं उन पर अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो शायद कोई सबक मिले। लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, वो मां नर्मदा को छलनी होने से बचाना चाहते हैं। हर रोज एक पौधा लगा रहे हैं ताकि एक संदेश जाए, पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन ये संदेश क्यों प्रशासनिक अधिकारियों में या ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा पा रहा कि क्या चाहती है सरकार, क्या चाहते हैं सीएम, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें जो तुरंत में कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं होती। कृषि मंत्री एक्टिव होते हैं, ओपन में आकर वो लेटर दिखाते हैं कि मैंने कलेक्टर को ये लेटर दिखा, जो वो मीटिंग में भी कह सकते थे। लेकिन कहानी जो भी हो, पनप रहा है मध्य प्रदेश में माफिया, जिसे कंट्रोल करने की मंशा सरकार की, लेकिन क्या सिस्टम की, क्या तंत्र की, क्या ब्यूरोक्रेसी की, सवाल यही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।